नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे और पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो विद्रोह था ये इसके तत्कालीन कारण क्या थे और ये किन किन क्षेत्रों में फैला है। इसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम इसके तत्कालिक कारण के बारे में बात किया जाए तो कहा जाता है कि दिसंबर 1856 में, समझिएगा बात, दिसंबर 1856 में एक बंदूक आती है जिसका नाम होता है एनफील्ड राइफल, ठीक है। ये बंदूक लाई जाती है दिसंबर 1856 में और ये जो बंदूक है एनफील्ड राइफल, इससे पहले ब्राउन बैस नामक बंदूक का प्रयोग किया जाता था। अर्थात दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल बंदूक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल बंदूक है, अब इसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाएगा उस कारतूस को दांत से काटा जाएगा। काटने के बाद उस कारतूस को बंदूक के आगे वाले भाग से ठोका जाएगा, फिर गोली मारी जाएगी, ठीक है। ये एनफील्ड राइफल की क्वालिटी थी, खासियत थी, ठीक है। अब अफवाह ये फैला कि ये जो एनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है, ठीक है। गाय हिंदुओं के लिए और सुअर मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये विद्रोह फैलता है। कहा जाता है कि ये जो एनफील्ड राइफल था, ये प्रश्न कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा। एनफील्ड राइफल का प्रयोग डमडम, अंबाला और सियालकोट में किया जाता है, ठीक है। अब जनवरी 1856 जो अफवाह फैलती है, ये जनवरी 1856 में फैलती है कि ये जो कारतूस है ये चर्बी वाला कारतूस है और इसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये इसकी अफवाह फैलती है। फिर विद्रोह प्रारंभ होता है। देखिए, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे डमडम, अंबाला और सियालकोट। लेकिन कहा जाएगा कि विद्रोह कहाँ से फैला, तो आप बताएंगे कि सबसे पहला जो विद्रोह था, यह विद्रोह दमदम के सैनिकों ने फैलाया, जो 23 जनवरी 1857 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा जो विद्रोह होता है वो बहरामपुर में होता है 26 फरवरी 1857। और जो मेन विद्रोह जिसके बारे में आप पूरी इतिहास पढ़ते हैं, जिसे हम बैरकपुर के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, यह विद्रोह 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर द्वारा था, ये 29 मार्च 1857 को फैला, ठीक है। यानी दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा, डेट आपको कंफ्यूज कर जाएगा। अब देखिए, यहां पे बहुत अच्छे से हम रीजनिंग के रूप में बात करें तो ये रहा 23, 3, 26, 3, 29। आप याद करिएगा 23, 26, 29, यानी 23, 3, 26, 3, 29 ये डेट हो गया। अब देखिए, पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, यानी 23 जनवरी, 26 फरवरी, 29 मार्च। और इसको उंगली पे याद करिए। पहला विद्रोह कहाँ हुआ? डमडम, फिर बहरामपुर, फिर 34वें रेजिमेंट बैरकपुर द्वारा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको तैयार करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बात किया जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो विद्रोह होता है, यह विद्रोह सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्टार्ट होता है, जो वर्तमान के पश्चिम बंगाल है। उसके बाद यह विद्रोह यूपी के मेरठ में पहुंचता है और फिर यह विद्रोह दिल्ली में जाता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? वास्तव में तो दमदम में हुआ था, लेकिन अभी तक दमदम का नहीं पूछा जाता है। अभी तक इसका पूछा गया है तो बैरकपुर, लेकिन आजकल का जो प्रश्न बन रहा है वो दमदम पूछ सकता है। अब देखिए, यूपी में पूछा जाता है कि यूपी में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत कहां पे हुई थी, तो यूपी में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुआ था। और मेरठ में इस
की शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी हम आते हैं बैरकपुर की बात करते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ये विद्रोह शुरुआत होती है और ये विद्रोह शुरू करते हैं मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो थे बैरकपुर के एक रेजिमेंट है जिस रेजिमेंट का नाम है 34वीं रेजिमेंट, उस रेजिमेंट के ये सिपाही हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं मंगल पांडे, अपने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, ये नाम याद कर लीजिएगा, बाग और मेजर सार्जेंट को गोली मार देते हैं। इन दोनों लोगों को मारकर हत्या कर देते हैं। फिर क्या होता है, इनको पकड़ा जाता है और पकड़कर सबके सामने 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। किनको? मंगल पांडे को, एक सप्ताह बाद लगभग। ठीक है, और कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के प्रथम शहीद जो हैं ये मंगल पांडे ही माने जाते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछता है कि 1857 के क्रांति के प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो 1857 के क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। अब ये विद्रोह पश्चिम बंगाल से उठकर ये विद्रोह मेरठ में पहुंचती है और मेरठ में आती है, तो इसकी शुरुआत मेरठ में 10 मई को होता है। ठीक है, और यह विद्रोह 3री कैवेलरी रेजिमेंट के द्वारा किया जाता है। और कारण क्या होता है? वही चर्बी लगे हुए कारतूस को छूने से मना करने के कारण। ठीक है, अब होता क्या है, कहा जाता है कि ये जो मेरठ में विद्रोह हुआ था, तो जो सैनिक थे मेरठ वाले, ये जब इस कारतूस को छूने से मना कर दिए थे, तो इनको क्या किया गया था, इनको सजा दी गई और सजा के तहत इनको जेल कर दिया गया। जो अन्य भारतीय सैनिक थे, जब वो मेरठ के बाजार में सामान खरीदने गए, तो जो मेरठ की महिलाएं थीं, इन जो मेरठ के सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, इनके ऊपर चूड़ियां फेंकने लगे और कही कि तुम चूड़ियां पहन लो, तुम इसी के काबिल हो। अंततः ये जो बाजार करने गए थे भारतीय सैनिक, उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। ठीक है, और अपने साथियों जो जेल में बंद थे, उन साथियों को मुक्त करा दिया। ठीक है, उनको ये फ्री करा और फ्री कराकर इनको दिल्ली की ओर लेकर चल दिए। ठीक है, दिल्ली लेकर चल दिए। अब ये विद्रोह चला गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जब ये पहुंचे, तो दिल्ली ये 11 मई को पहुंचे। ये कई बार प्रश्न आता है कि जो मेरठ के सिपाही थे, ये दिल्ली कब पहुंचे थे, तो दिल्ली 11 मई को पहुंचे थे। लेकिन इन्होंने, दिल्ली तो 11 मई को पहुंचे, लेकिन ये दिल्ली पर 12 मई को अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अधिकार करने के बाद हमारे सम्राट होते हैं मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। उन्हें क्या किया जाता है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट बना दिया जाता है और साथ ही साथ इस क्रांति का नेता भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, जब बहादुर शाह जफर को ही इस क्रांति का नेता बनाया जाता है, तभी 1857 को क्रांति का नाम न देकर विद्रोह का नाम दिया जाता है। आपसे मैं बताऊं क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो क्रांति होती है, उस क्रांति का मतलब होता है कि हम किसी चीज में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, उसे क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब हो गया किसी चीज में आमूलचूल परिवर्तन। लेकिन अगर विद्रोह हुआ तो वही पुरानी चीजों को हम पाना चाहते हैं। ये बताइए कि बहादुर शाह जफर को ये फिर पुनः राजा बना देते हैं, तो पुनः ये राजसी तंत्र आ जाएगा ना, तो एक प्रकार से विद्रोह ही हुआ। अगर ये बहादुर शाह जफर को राजा ना बनाकर इलेक्शन कराते, तो उसको हम क्रांति कह सकते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 1857 की क्रांति ना होकर एक विद्रोह था। अब देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, बात अभी आगे किया जाएगा। अब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को तो ये सम्राट घोषित करते हैं, लेकिन ये सम्राट एक प्रतीक के रूप में रहते हैं, यानी इनके नाम पर क्या होगा, ये क्रांति का नेतृत्व होगा। लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां करते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है
कि जो दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, या 1857 की वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, तो वास्तविक नेतृत्व बख्त खां द्वारा किया गया था। अब क्या होता है, दिल्ली के संघर्ष को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, इन अंग्रेज अधिकारी में देखिए कौन कौन होते हैं। जॉन निकोलसन को भेजा जाता है, हडसन को भेजा जाता है, लॉरेंस को भेजा जाता है। और इस विद्रोह में जॉन निकोलसन जो दिल्ली पहुंचता है, इसकी मारा जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, जान का जान निकल गया। ठीक है, जान का जान निकल गया, यानी जॉन निकोलसन मारा गया। अब देखिए हडसन क्या करता है, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर होते हैं, उनके 2 पुत्र और एक पोते को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मरवा देता है। कहां पर गोली मरवाता है? दिल्ली के लाल किले के सामने। ठीक है, और ये कौन होते हैं? तो इसके 2 पुत्रों का जो नाम होता है मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। ठीक है, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, यानी मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक पोता जो होता है, और पोते का नाम होता है मिर्जा अबू बकर। इन लोगों को हडसन क्या करता है? गोली मार देता है। ठीक है, अब गोली मारने के बाद हडसन बहादुर शाह जफर को भी वह गिरफ्तार कर लेता है। और बहादुर शाह जफर को हडसन कहां गिरफ्तार करता है, तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ये हुमायूं के मकबरे के पास इनको गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करने के बाद बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर देता है, मारता नहीं है, क्योंकि अगर मार देगा तो विद्रोह चरम सीमा पे आ जाएगी। क्योंकि मुगल सम्राट के प्रति आज भी लोगों के मन में एक भाव और भक्ति था। ठीक है, इसलिए क्या करता है, इनको रंगून निर्वासित कर देता है हडसन बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में ही हो जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो विद्रोह था 1857 का, इस विद्रोह के समय जो मिर्जा गालिब थे, ये दिल्ली में ही थे। और मिर्जा गालिब आपको पता है कि उर्दू के शायर हैं। ठीक है, और इनके जन्म के बारे में भी पूछा जाता है, तो कहा जाता है कि 27 दिसंबर 1796 को इनका जन्म आगरा में हुआ था, और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। किनका? मिर्जा गालिब का। अब देखिए गालिब ने इस विद्रोह के बारे में लिखा है, गालिब ने लिखा है कि यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। सॉरी, यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। खुदा, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। ये लिखता है गालिब 1857 के विद्रोह के बारे में दिल्ली में। अब बहादुर शाह जफर को जो अंग्रेज पकड़ता है, हडसन पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उनको निर्वासित कर देता है रंगून। तो इन सारे चीज़ों में इनको धोखा देने का जो कार्य करता है, इनका खुद का रिश्तेदार जिसका नाम होता है इलाही बख्श। इलाही बख्श ने क्या किया था? बहादुर शाह जफर को धोखा दिया था। क्लियर? अब बहादुर शाह जफर के बाद अब आते हैं लखनऊ में विद्रोह के बारे में। ठीक है, अब लखनऊ में विद्रोह। अब देखिए आपको पता है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम के रिपोर्ट पर कुशासन के आधार पर अवध के नवाब बाजिद अली शाह को क्या करता है? गद्दी से उतारकर उनको निर्वासित कर देता है, यानी उनको राज्य से निकाल देता है। ये आपको पता है, कुशासन के आधार पर। बहुत बड़ी बात है। और कौन लगाता है? हडसन लगाता है। हडसन कह रहा हूं, अरे डलहौजी। और किसके रिपोर्ट पर? आउटरम के रिपोर्ट पर। अब जब ये अवध के नवाब को हटा दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, तो अवध में तो नवाब का पद खाली हो गया ना। अब खाली हो गया नवाब का पद, तो इस मौके का फायदा तो हर कोई उठाना चाहेगा। और सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाने का जो सोचते हैं, वो फैजाबाद के मौलवी होते हैं, मौलवी अहमद उल्लाह शाह। ठीक है, ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं।
और फायदा उठाने की कोशिश में लोगों को ये जिहाद का नारा देते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है कि जिहाद का नारा 1857 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा। अब देखिए, मौलवी अहमदुल्लाह ही नहीं होते हैं, कानपुर में के जो होते हैं पेशवा नाना साहब, और उनके सलाहकार और मुख्य सचिव जो होते हैं अजीमुल्लाह, ये लोग भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं और उठाने के लिए ये लखनऊ आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब 30 मई 1857 को यहां पर सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब विद्रोह जब सिपाहियों द्वारा किया जाता है तो इस विद्रोह की कमान 4 जून को बेगम हजरत महल संभालती हैं, और संभालने के साथ साथ इनका पुत्र होता है बिरजिस कादिर, जो अल्पवयस्क पुत्र होता है, उसको ये नवाब भी घोषित कर देती हैं। ठीक है, बिरजिस कादिर को। फिर जून 1857 के मध्य में ही ये रेजिडेंसी में घेर कर चीफ कमिश्नर लॉरेंस को मार दिया जाता है। जब ये क्या होता है कि बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करती हैं, उसी समय जो जून के मध्य में रेजिडेंसी है, यहाँ पर चीफ कमिश्नर जो होता है लॉरेंस युद्ध करते हुए मारा जाता है। ठीक है, युद्ध करते हुए क्या होता है? मारा जाता है। अब बात करते हैं, अब इसके बाद क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लखनऊ के विद्रोह को क्या करता है? कैंपवेल दबाता है। ये कई बार प्रश्न आता है। और हजरत महल नेपाल चली जाती हैं। ये 2013 आरओ का प्रश्न है कि हजरत महल कहाँ जाती हैं विद्रोह के बाद? तो ये नेपाल चली जाती हैं। अब कानपुर में विद्रोह होता है, और कानपुर में विद्रोह कौन करेगा? तो देखिए, कानपुर में विद्रोह जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। ठीक है, ये किसके लिए करते हैं? अपने पेंशन के लिए। वास्तव में नाना साहब का जो वास्तविक नाम था ये धोंदू पंत था। ठीक है, नाना साहब का क्या वास्तविक नाम था? धोंदू पंत। और नाना साहब कानपुर में ये जो विद्रोह होता है इसे 5 जून 1857 को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और इसी समय ये अपने आप को कानपुर का पेशवा घोषित कर लेते हैं। कौन? नाना साहब। अब देखिए, यहाँ पे कुछ घटनाएं घटती हैं। कौन सी घटनाएं घटती हैं? तो कानपुर छावनी का एक कमांडर है, जिस कमांडर का नाम है जनरल सर यू व्हीलर। जनरल सर यू व्हीलर ये कमांडर होता है छावनी का। ये क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और कहता है कि मैं इसलिए आत्मसमर्पण कर रहा हूं कि मुझे सुरक्षा पूर्वक क्या किया जाए? इलाहाबाद पहुंचाया जाए। कौन? तो कानपुर छावनी कमांडर जनरल सर यू व्हीलर। ठीक है, लेकिन इस कमांडर को कानपुर के सती चौरा नामक स्थान पर मार दिया जाता है, यानी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, जनरल सर यू व्हीलर आत्मसमर्पण करता है सुरक्षा पूर्वक इलाहाबाद पहुंचने के लिए, लेकिन सती चौरा नामक स्थान पर इसको मार दिया जाता है। अब एक घटना घटती है, जिस घटने का नाम होता है बीबीगढ़ नामक मकान। ठीक है, इस मकान में एक घटना घटती है। कहा जाता है कि इस मकान में बड़ी संख्या में अंग्रेज और स्त्री बच्चों को कैद कर दिया जाता है, और नाना साहब के सैनिकों द्वारा 15 जुलाई 1857 को मार दिया जाता है। कहाँ पर? बीबीगढ़ के मकान में अंग्रेज औरतों और बच्चों को कैद कर मार दिया जाता है। और इस घटना के लिए नाना साहब को दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, कि बीबीगढ़ की मकान था, इस मकान में लगभग बहुत से लोग रहते हैं। इन लोगों को मार दिया जाता है। मारने के बाद इसकी दोष जो होते हैं, क्योंकि नाना साहब के सैनिकों द्वारा ही मारा जाता है, नाना साहब को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन एक औरत होती है, अंग्रेज महिला औरत होती है, जिनका नाम है हार्टे स्टेट। ये महिला अपनी एक लिखित वक्तव्य में बताती हैं कि इस घटना के लिए नाना साहब दोषी नहीं है। ठीक है, और इस महिला ने बताया कि नाना साहब ने
इस महिला के साथ साथ 108 दूसरे लोगों को भी इन विद्रोह से बचाया था। ठीक है, ये हो गया बीबीगढ़ का किले के घटना या कमरे के मकान का घटना। अब देखिए अब क्या होता है, अब कानपुर पे चलते हैं फिर पुनः। अब हैवलॉक के अधीन में कुछ सेना आती है और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन 15 तारीख को वो बीबीगढ़ का घटना होता है। उसके दूसरे दिन हैवलॉक के अधीन कुछ सेना आती है, कहाँ पे, कानपुर में। फिर 20 जुलाई को नील भी पहुंचता है कानपुर और कानपुर पहुंचकर कानपुर को कब्जा कर लेता है। लेकिन 27 नवंबर को कुछ विद्रोही ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर से आकर कानपुर को पुनः छीन लेते हैं। लेकिन 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने क्या किया, पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कैंपबेल क्या करता है, कानपुर को भी मुक्त करा लेता है। यानी कैंपबेल लखनऊ के बाद कानपुर को भी मुक्त करा लेता है। अब इस विद्रोह में नाना साहब के एक सेनापति होते हैं जिनका नाम है तात्या तोपे, जिन्हें हम कमांडर इन चीफ के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सहायता की थी। साथ ही साथ नाना साहब के सलाहकार और सचिव होते हैं अजीमुल्ला खां। यही अजीमुल्ला खां जो नाना साहब के साथ लखनऊ आ गए थे, अजीमुल्ला खां। ठीक है, अब वास्तविक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, और कहा जाता है कि इनके एक मित्र होते हैं मान सिंह, और मान सिंह के धोखे के कारण तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में 1857 की क्रांति को पुनः समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके नोट्स भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट आने चाहिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है।